हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आए दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे इस मंथ और लास्ट मंथ में लेके गवर्नमेंट के जो अपने टेंडर्स होते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे कुछ नए अपडेट्स आए हैं और कुछ चेंजेस हुए हैं। और ये सभी जो चेंजेस हुए हैं वो सभी चेंजेस हमारे टेंडर्स के अंदर किए गए हैं, जो भी बिडें होती है हमारी उसके अंदर। और किस लिए किया गया है, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, गवर्नमेंट डे टू डे हमेशा उनकी ये ट्राई रहता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे वो जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को कर सके उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं वो। तो इन्हीं चीजों को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे टेंडर्स में बहुत इंपॉर्टेंट नए चेंजेस किए गए हैं, जिसकी डिटेल में नॉलेज होना हम सभी लोगों को बहुत जरूरी है। चाहे आप एक कंसल्टेंट है, चाहे आप एक बायर है, चाहे आप एक सेलर है, आप सभी को पता होना चाहिए जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे नए अपडेट्स आए हैं, टेंडर के अंदर नए चेंजेस आए हैं। क्योंकि इन दिनों आप देखेंगे ना, जब बिड का टेंडर डॉक्यूमेंट स्टडी करेंगे तो फॉर्मेट चेंज हो गया, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी दिख रही है हमें जो हमें पिछले टेंडर्स के डॉक्यूमेंट में देखी नहीं जाती थी। जैसे कि पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था कुछ जो नए चेंजेस आए हैं वो क्या है। अब आज फिर और नए चेंजेस आए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम उन नए चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि ये नए चेंजेस क्या है। ठीक है, अब ये जो नए चेंजेस है ओवरऑल क्या है, छोटे छोटे चेंजेस है। तो हमने क्या है, एक ही बार में एक सिंगल वीडियो बना दिया। कुछ चेंजेस पिछले मंथ आए, कुछ चेंजेस इस मंथ आए हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या नए चेंजेस आए हैं हमारे बिडिंग्स के अंदर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ और स्क्रीन पे आने के बाद मैंने क्या किया ना, एक लेटेस्ट टेंडर खोला है जो कि कल की आज की डेट में बना है 4/10। ठीक है, अब इस टेंडर में क्या क्या, अब जो हमें नए टेंडर के फॉर्मेट देखने को मिल रहे हैं उनमें क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं और इन्हीं में हमें पकड़ में आएगा, चीजें समझ आएगी कि क्या नए चेंजेस किए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से। तो जैसे कि हम अपने टेंडर डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करते हैं, उसमें हमें सबसे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते के साथ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर वाले सेक्शन के नीचे एक नया क्लोज देखने को मिलेगा, डू यू वांट टू शो डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द बिडर टू ऑल बिडर इन पार्टिसिपेट इन बिड। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इस बिड में जितने भी बिडर्स पार्टिसिपेटेड होंगे उन सभी बिडर्स को एक दूसरे बिडर्स के डॉक्यूमेंट शो किए जाएंगे। अगर बायर किसी भी टेंडर को यस करके इस टेंडर को क्रिएट करता है तो उस टेंडर में जितने भी बिडर पार्टिसिपेटेड होंगे उन सभी बिडर को एक दूसरे के डॉक्यूमेंट दिखेंगे कि भाई किस कंपनी ने क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए। अब देखिए, ये जो चेंजेस किया गया है, इस चेंजेस का एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट भी है, एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट तो ये है कि जैसा कि हम सभी की बहुत मैक्सिमम बिडर्स की ये कंप्लेन रहती थी कि बायर भाई इस बिड में कुछ गलत करने का ट्राई कर रहा है, बेशक से चाहे बायर ना कर रहा हो तो भी, कि भाई उसको क्यों फेवर दिया गया, मुझे क्यों नहीं फेवर दिया गया, कि उसके क्या डॉक्यूमेंट थे जो उसको क्वालिफाई कर दिया गया, मेरे क्या डॉक्यूमेंट थे और जो मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो जब सबके डॉक्यूमेंट एक दूसरे को क्लियरली ओपनली दिखेंगे तो इससे क्या रहेगा, क्लियरली बायर के ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि भाई तूने किसी पर्टिकुलर सेलर को फेवर किया है। या अगर बायर कुछ इस तरीके का करना भी चाहता है, किसी पर्टिकुलर सेलर को फेवर करने का चाहता भी है, तो भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक बिडर को हर एक बिडर के डॉक्यूमेंट क्लियरली दिख रहे हैं कि भाई इसने ये डॉक्यूमेंट दिए है, इसने ये डॉक्यूमेंट दिए है। अब ये तो है प्लस पॉइंट कि भाई जो सबसे ज्यादा कंप्लेन जाती थी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे भी जाती थी, लोगों को भी ये कंप्लेन होती थी कि भाई जिस कंपनी को क्वालिफाई किया गया उसको बायर क्या कर रहा है, फेवर करने का ट्राई कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट में भी तो कमी हो सकती है और मैंने सारे डॉक्यूमेंट दिए थे। तो ये वाली जो क्वेश्चनिंग थी इसका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगा। ये तो हुआ पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि मैक्सिमम बिडर्स या जो बिगेस्ट कंपनियां होती है वो अपने डॉक्यूमेंट अदर लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहते। तो मैक्सिमम बिडों में क्या होगा, अगर जिन लोगों में ये रहता है कि भाई मैं अपने डॉक्यूमेंट की प्राइवेसी रखना चाहता हूँ, मैं अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट अदर लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो जब ऐसी कुछ बिडें आएगी जहां पे डॉक्यूमेंट शेयरिंग पे यस रखा रहेगा तो वहां पे कंपटीशन हो जाएगा। बड़े जाइंट या ऐसे जाइंट जो वो अपने डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो लोग इस बिड में पार्टिसिपेट नहीं होंगे। और एक तरीके से ये भी देखा जाए कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट की जो प्राइवेसी है उसका यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा, हमारे डॉक्यूमेंट एक तरह से पब्लिकली हो गए। तो ये पॉइंट एक तरीके से बहुत पॉजिटिवली अच्छा भी है और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी है। और हर एक चीज के अच्छे पॉइंट भी होते हैं, माइनस पॉइंट भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि भाई सामने वाला पर्सन जो काम करता है वो किस मोटिव से करता है, उसकी क्या थिंकिंग है, वो ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स को काउंट करता है या ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स को काउंट करता है। तो पहला पॉइंट तो हमारे सामने ये जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे। अब इसके बाद और भी बहुत सारे अपडेट है, ये मत समझिए कि सिर्फ इसी अपडेट के लिए वीडियो बनी गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो और अपडेट आए, देखिए पहले की वीडियो में हमें ये सेक्शन नहीं देखने को मिलता था, आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन क्लोज। अब देखिए ये आर्बिट्रेशन क्लोज और मेडिएशन क्लोज
ये दोनों है क्या, ये दोनों एक तरीके से एक एक्ट है जो कि कोई भी बायर एंड सेलर के अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट को डायरेक्ट कोर्ट में ना ले जाके पहले इनके थ्रू रिजोल्व करने का ट्राई किया जाएगा। आर्बिट्रेशन जो क्लोज है ये एक एक्ट है जो कि 1996 में लाया गया था, और इस आर्बिट्रेशन एक्ट को लाया इसलिए गया था कि मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है किसी भी पर्सन में, तो वो डायरेक्ट पहले कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट में डायरेक्ट पीआईएल दायर नहीं करेगा, पहले वो आर्बिट्रेशन अथॉरिटी जो भी होगी, जब भी किसी बिड में आर्बिट्रेशन क्लोज पे यस किया होगा, उसके नीचे आर्बिट्रेशन अथॉरिटी की पूरी डिटेल मेंशन की गई होगी कि भाई ये है इनकी आर्बिट्रेशन अथॉरिटी, आपको कोई भी डिस्प्यूट होता है पहले यहाँ पे जाना है, तो पहले उनसे बातचीत करनी है। अगर वहां से कोई रिजॉल्व नहीं होता तो आपको कोर्ट में जाना है, पीआईएल दायर करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान के चलिए हम कोई कोर्ट केस लड़ते हैं हाई कोर्ट में, और हमें लगता है भाई मैं हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, जो डिसीजन लिया है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो हम लास्ट में कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो इसी तरीके से आर्बिट्रेशन एक्ट भी यही काम करता है कि भाई पहले आपको डायरेक्ट किसी भी डिस्प्यूट को लेके कोर्ट केस में नहीं जाना, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी आर्बिट्रेशन एक्ट को इसीलिए लाया था कि भाई कोर्ट में कम से कम मामले जाए, पहले निचले स्तर पे ही मामले सेटल हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। आर्बिट्रेशन एक्ट तो आप समझ गए। अब इसके बाद आ जाता है हमारा मेडिएशन क्लोज। मेडिएशन क्लोज क्या कहता है, मेडिएशन क्लोज का मतलब ये है कि भाई आपके और बायर के, मतलब जो सेलर है एंड बायर है, इनके बीच में एक मीडिएटर होगा। ये भी एक एक्ट है और ये रिसेंटली लाया गया है 2023 के अंदर कि भाई एक मीडिएटर रहेगा जो कि आप दोनों के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने का ट्राई करेगा। अगर उस मीडिएटर के एफर्ट्स के थ्रू आप लोगों के डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, आप दोनों में से कोई भी एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही, रिजॉल्व नहीं हो रहा है केस, तो उस केस में आपको क्या करना है, फिर कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाके अपनी पीआईएल दायर करनी है और आगे की प्रोसीडिंग कंटिन्यू करनी होगी। अभी मेन तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट थे हमारे। एक तो डॉक्यूमेंट शो करना है बायर या नहीं कर रहा है पार्टिसिपेटेड बिडर्स के, पहले क्या होता है, अभी क्या हो, मतलब इस अपडेट से पहले या बायर ने नो किया तो क्या दिखता है, सिर्फ इतना दिखता है कि बायर ने किस बिडर को किस रीजन से डिस्क्वालीफाई किया है और सामने वाले पर्सन ने क्या रिप्लाई दिया है। लेकिन अगर अब बायर यस करके चलेगा तो हम सभी लोगों को क्या होगा, सारी चीजें दिखेगी, किस रीजन से डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसने रिप्लाई में क्या डॉक्यूमेंट डाला, पार्टिसिपेशन में क्या डॉक्यूमेंट डाला, सारी चीजें ओपन रहेगी। ठीक है। इसके बाद मैंने आर्बिट्रेशन एक्ट आपको बता दिया। आर्बिट्रेशन एक्ट हो या मेडिएशन एक्ट हो, ये दोनों एक्ट इसलिए लाए गए कि बायर या सेलर के बीच में प्रोक्योरमेंट में कोई भी डिस्प्यूट होगा, पहले ये मामला यहाँ पे जाएगा और डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा। अगर यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर आगे कोर्ट में उस मामले को लेके जाया जाएगा। अब इसके बाद एक जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है कैटलॉग बिड पार्टिसिपेट करते समय आप सभी लोगों के पास, ये अपडेट नहीं है, ये बात बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई हमें कैटलॉग बिड पार्टिसिपेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके पास भी कैटलॉग बिड पार्टिसिपेट करने में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप अपना कैटलॉग सिलेक्ट करते हैं वहां पे आपका कैटलॉग रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई आपने क्या गलती की है, जो आपने उस बिड के यहाँ पे कैटलॉग अपलोड किया उसमें कहाँ पे क्या स्पेसिफिकेशन में गलती हुई है। क्योंकि 1 बाय 1 हम मैच करते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन है उन कैटलॉग को हम पकड़ लेते हैं, लेकिन जिस प्रोडक्ट में बहुत सारी स्पेसिफिकेशन होते हैं तो कई बार वहां पे क्या होता है, स्पेसिफिकेशन मिसमैचिंग पकड़ में नहीं आती कि कहाँ पे क्या गलती हुई है। तो उसको कैसे पकड़ना है और उसका क्या सॉल्यूशन है, एक बार वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँ। तो अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मैंने जो अभी आपको प्रॉब्लम बताई उसका सॉल्यूशन, मान लो मेरे को एक मल्टी फंक्शन की बिड में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पार्टिसिपेट पे आऊँगा और पार्टिसिपेट पे आने के बाद यहाँ पे जो भी मेरा डिक्लेरेशन रहता है इस पर क्लिक करके मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अब जैसे मैं इस पर कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कैटलॉग पे करता हूँ, तो मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है, यहाँ पे कैटलॉग शो नहीं होता। अब कैटलॉग शो ना होने का एक सिंपल सा रीजन है कि भाई या तो आपका कैटलॉग अपलोडेड नहीं है, आपने जस्ट कैटलॉग अपलोड किया और जस्ट आप बिड पार्टिसिपेट करने के ट्राई कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको वेट करना होता है 4 से 6 घंटे। अगर 4 से 6 घंटे बाद भी कैटलॉग आपका सिलेक्ट शो नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या करना है, अनेबल टू फाइंड सुटेबल ऑफरिंग, आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू कंपेयर विद द करंट कैटलॉग, जो आपने इस बिड के रेफरेंस पे कैटलॉग अपलोड किया है उस कैटलॉग को आप यहाँ पे क्लिक करके प्रोडक्ट आईडी को पेस्ट कर देंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को पेस्ट कर देना हो, तो जैसे आप प्रोडक्ट आईडी डालेंगे आपके सामने ये नया टैब खुलेगा। अब जैसे ही नया टैब खुलेगा इसके बाद आपके सामने डेटा आ जाएगा पूरा कि बिड में क्या रिक्वायर्ड मांगा गया है एंड आपने जो प्रोडक्ट अपलोड किया गया है उसमें क्या मांगा गया है। तो यहाँ से आपको एक एक स्पेक को नोट कर लेना है कि आपकी क्या क्या स्पेक मिसमैच है एज पर बिड, और उसके अकॉर्डिंग कैटलॉग अपलोड करके अपनी बिड में पार्टिसिपेट करना होता है। जो अपडेट है हमारा लास्ट अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जो पहले बीओपी एंड कस्टम बिड बनाई जाती थी उसमें बायर या सेलर की तरफ, उसमें क्या होता था, बायर की तरफ से कई बार अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती थी जो कि एज पर रूल वैलिड नहीं होता था,
और कुछ कुछ बायर ऐसे भी होते थे जो किसी पर्टिकुलर सेलर को बिड फेवर करने के लिए या बिड में कंपटीशन रोकने के लिए कुछ ऐसे मेथड यूज करते थे जिससे कि उसमें कंपटीशन कम से कम आए। तो इन सभी चीजों पे भी बहुत सारे चेंजेस किए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, तो उसको हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसकी वीडियो ऑलरेडी लास्ट वीक बना दी गई थी, तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख लीजिएगा कि भाई ने क्या कैटेगरी सिलेक्ट की, क्या नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बनाई, सारा डेटा आपको लाइव दिख जाएगा। तो ये थे वो सभी अपडेट जो कि अभी अभी नए कुछ चेंजेस किए गए, अपडेट किए गए, बदलाव किए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे टेंडर्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं, मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं, कुछ ऐसी क्वेरी आ रही है कि भाई सर किसी ने ये बताया कि व्यू सेलर डिटेल का सॉल्यूशन मिल गया है, इस तरीके से अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे व्यू सेलर वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो डेटा हमारा व्यू रीसेलर डिटेल से मिलता था वो डेटा हमें कभी कहीं से नहीं दिख सकता। और मैंने कुछ लोगों से पूछा भी भाई सॉल्यूशन क्या मिला है, तो उनका ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि कैटेगरी में जाओ और अपना सेलर रजिस्टर एड्रेस का स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का फिल्टर लगा दो, तो आपको वो सारे डेटा दिख जाएगा जो हमें व्यू सेलर डिटेल का डेटा दिखता था कि भाई उस स्टेट में किस किस रेट से कौन कौन प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो ये बिल्कुल वैलिड है, इनवैलिड है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस लाइन का मतलब समझिए, लाइन क्या लिखी हुई है, सेलर रजिस्टर एड्रेस। जब आप वहां पे मान लो फॉर एग्जांपल सेलर रजिस्टर एड्रेस में कॉपियर पेपर पे लगाते हैं, दिल्ली का फिल्टर लगाते हैं, तो उस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट दिखा रहा है ना, वो ये दिखा रहा है कि भाई दिल्ली के जो रजिस्टर्ड सेलर है ना, वो किस किस रेट से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आपको वो ये डेटा नहीं दे रहा कि भाई ये दिल्ली के सेलर के पास कितनी अवेलेबल क्वांटिटी है, कितनी मिनिमम क्वांटिटी है, वो किस किस लोकेशन पे सेल कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि दिल्ली का सेलर सिर्फ दिल्ली में ही प्रोडक्ट बेचेगा, दिल्ली से बाहर नहीं बेचेगा, और ये जरूरी नहीं है कि हरियाणा का सेलर हरियाणा में ही बेच रहा होगा, दिल्ली में नहीं बेच रहा होगा। तो ये जो आप लोग मेथड लगा रहे हैं या ट्रिक लगा रहे हैं कि इस सॉल्यूशन से आपका व्यू रीसेलर वाला डेटा वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो यूज करते हैं डायरेक्ट परचेज के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैं आज से 2 साल पहले ही बना चुका हूँ, 1-2 वीडियो। तो ये थे कुछ रिसेंटली चेंजेस जो हमारे टेंडर्स के अंदर आए। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। समझ आई हो, पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लाइक एंड शेयर नहीं होते। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियोस में।